डिस्कस करते हैं फोर्थ सेट जो कि हमारा पेंडिंग था और ये फोर्थ सेट आया है। जैसा कि आपको बता चुके हैं कि 3 सेट ऑलरेडी आ चुके हैं इसी यूट्यूब चैनल पे, तो आप लोग देखिएगा इसको। इसमें क्वेश्चंस दोस्तों हम 51 टू मैं ट्राई करूँगा कि जितने भी क्वेश्चंस हो पाए उतने मैं करूँ, और हमारा जो एक एम है 2500 क्वेश्चन करने का, उसको मैं दोहराता बार बार रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मेरा चैनल बड़ा छोटा है, तो इसको आप लोग देख करके सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे निवेदन करता हूँ। अभी क्वेश्चन करते वाला है कि 84th अमेंडमेंट एक्ट 2001 फ्रोज द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब विधानसभा प्लस लोकसभा दोनों में सीट्स को उसने फ्रीज कर दिया। 84th अमेंडमेंट एक्ट 2001 ने, क्या सही है कि 2026 तक हम ये, जब तक कि सेंसस नहीं हो जाता तब तक कि हम इसको फ्रीज करते हैं। और ये सीट्स किस बेसिस पे थी? 1971 के सेंसस के बेसिस पे थी, क्योंकि सदर्न स्टेट जो थे हमारे, तमिलनाडु और कर्नाटक वगैरह, ये काफ़ी प्रोटेस्ट कर रहे थे इस चीज़ के लिए, तो इसीलिए तो बिल्कुल सही बात है, ये स्टेटमेंट सही है। क्या सही है ये? The orders of delimiters cannot be challenged in any court, but Supreme Court can review the if they violate the basic structure. ये बेसिक स्ट्रक्चर कोई बात नहीं हुई तो यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा ये। While the number of seats is frozen, the boundaries of territorial can be adjusted on 2001 census, 2011 census। जी नहीं, 2001 के सेंसस के बेसिस पे हम टेरिटोरियल बाउंड्रीज को चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो ये भी हो गया इनकरेक्ट, तो स्टेटमेंट ये क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक है। तो 84th अमेंडमेंट एक्ट जो कि लेटेस्ट 87th बाद में इसने इनकरेज किया 2001 के सेंसस के हिसाब से, नॉट 11, तो डिलिमिटेशन कमीशन 2002 में बना था, उसी में कहा गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल इंडिपेंडेंस। देखो दोस्तों, सॉवरेनिटी क्या होती है? ब्रिटिश पार्लियामेंट सॉवरेन है। इसका मतलब क्या है कि वो इतनी पावरफुल है कि वो कुछ भी कर सकती है। तो एक बार आपने ब्रिटेन में वोट दे दिया, और ब्रिटेन की पार्लियामेंट है, यहाँ पे मेंबर्स हैं, वो इतने पावरफुल है, वो कुछ भी कर सकते हैं अगर वो मेजोरिटी से वो चीज़ें पास कर दें। इतने पावरफुल है, मतलब कि एक वहाँ पे लॉ मेकर थे, तो उन्होंने कहा था कि आदमी को, मेन को वुमेन नहीं बना सकते और वुमेन को मेन नहीं बना सकते, बाकी सब कुछ कामें कर सकते हैं, मतलब कि सब कुछ बदल सकते हैं, इतनी पावरफुल है। तो वो सॉवरेन है, किसी का कंट्रोल इस पर नहीं है, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। तो लेकिन भारत की पार्लियामेंट ऐसा नहीं है। भारत की पार्लियामेंट अगर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को वायलेट कर दे तो जुडिशरी को हर कोशिश में आ जाती है कि इसको हमें स्ट्रक डाउन कर दें। कई बार हुआ भी है, 1973 में ही हुआ था, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को जो इनोवेट किया था इन लोगों ने। तो सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन द प्रोविजंस दैट compromised the independence of judicial members and tribunals. Supreme Court struck down provisions that compromised the independence of judicial members in tribunals. बिल्कुल सही है। सुप्रीम कोर्ट अपने जुडिशियल मेंबर्स जो ट्रिब्यूनल्स में हैं, जैसे एक ट्रिब्यूनल होता है किसी केस को सुलझाने के लिए, तो उसमें कुछ जुडिशरी से मेंबर्स होते हैं, जुडिशियल मेंबर्स होते हैं, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर होते हैं, जैसे IAS IPS वगैरह, और जुडिशियल मेंबर मतलब जुडिशरी से मेंबर्स होते हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट, अगर मान लो पार्लियामेंट ने ये कहा कि ट्रिब्यूनल में सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर ही काम करेंगे, जुडिशियल मेंबर्स कम काम करेंगे, या फिर जुडिशियल मेंबर्स की पावर कम कर दी गई, या फिर उनका नंबर कम कर दिया गया, एक ट्रिब्यूनल में सिर्फ 10 मेंबर काम करेंगे, जिसमें से 2 जुडिशियल मेंबर होंगे और बाकी सारे एडमिनिस्ट्रेटिव, तो पल्ला एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर का ज़्यादा हो गया, है ना। तो जुडिशरी अगर चाहे, सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उसको स्ट्रक डाउन कर सकती है ऐसे लॉ को, अगर कोई पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर पास करता है। तो करेक्ट, सही स्टेटमेंट हो गया।
द कोर्ट रूल दैट एग्जीक्यूटिव कैन नॉट बी द सोल डिसाइडिंग अथॉरिटी। कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एग्जीक्यूटिव जो है, मतलब कि प्रेसिडेंट प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ऐसी जो है एग्जीक्यूटिव जो है, एग्जीक्यूटिव केवल सोल अथॉरिटी नहीं हो सकते इन द अपॉइंटमेंट ऑफ जुडिशियल मेंबर्स, कि जब अपॉइंट करेंगे, मान लो ये ट्रिब्यूनल है, उसमें 15 मेंबर्स हैं, 16 मेंबर्स हैं, 8 जुडिशरी से हैं, 8 एडमिनिस्ट्रेटिव से हैं। तो जुडिशरी के जो मेंबर्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या पार्लियामेंट डिसाइड नहीं कर सकती, उसमें जुडिशरी का रोल होगा। तो ये भी सही है। आखिर सुप्रीम कोर्ट अपनी पावर क्यों कम करना चाहेगा? भाई जुडिशरी से मैटर हटा करके अगर ट्रिब्यूनल में दिया जा रहा है फॉर एफिशिएंसी, इसका मतलब ये नहीं है कि जुडिशरी अपना मेंबर्स को कम पावर दे दे। जुडिशियल रिव्यू इज नॉट एप्लीकेबल टू ट्राइब्यूनल्स, ये तो जुडिशरी के खिलाफ बात हो गई। कोर्ट ने अगर ये कहा होगा, मद्रास बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2025 में, तो जुडिशियल रिव्यू एप्लीकेबल नहीं होगा ट्रिब्यूनल्स में, ऐसा सुप्रीम कोर्ट क्यों कहेगा? अपनी पावर क्यों कम करेगा? तो इनकरेक्ट हो गया यहाँ पे। तो फर्स्ट और सेकंड ये आंसर सही है। राइट टू डिजिटल एक्सेस, आर्टिकल 21, अमर जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट। आई थिंक ये क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है, लेकिन चलो अलग तरीके से। स्टेट मस्ट प्रोवाइड हाई स्पीड इंटरनेट डेटा टू एवरी सिटीजन एज अ मैटर ऑफ राइट। देखिए, एक्सेस हम प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन कहो कि अब सरकार अपने पैसों पर ये हाई नेट दे, तो फिर ये जियो एयरटेल वगैरह इनका रिचार्ज फिर अपनी कौन खरीदेगा? तो गलत हो गया, ये इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये और ये, चूंकि इनमें पहला ऑप्शन है तो पहला ऑप्शन कट हो गया। ऑल गवर्नमेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म्स एंड ई सर्विस मस्ट बी एक्सेसिबल बाई डिज़ाइन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी। अगर मान लो कोई इंसान अच्छे से सुन नहीं पाता है या देख नहीं पाता है, तो पर्सन विद डिसेबिलिटी के लोग जो हैं उस गवर्नमेंट की डिजिटल प्लेटफॉर्म को और सर्विसेज को एक्सेस कर पाएँ, मतलब कि उसको अप्रोच कर पाएँ, जो भी उसका लाभ ले पाएँ। तो बिल्कुल सही है। आखिर गवर्नमेंट हर चीज़ को पॉजिटिवली करना चाहेगा, भले ही करे ना, कम से कम पब्लिक में तो ऐसा करना चाहेगी, तो उस हिसाब से क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट कभी भी निगेटिव काम नहीं करना चाहती है। तो क्वेश्चन में ऐसा करा है कि गवर्नमेंट को कोई खिलाफ चीज़ है तो मोस्टली वो चीज़ करेक्ट ही होती है, ये आप लोग याद रखिएगा। प्राइवेट बैंक्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स आर कॉन्स्टिट्यूशनली डिजाइन ऑब्लिगेटेड टू प्रोवाइड नॉन डिजिटल अल्टरनेटिव्स फॉर KYC नॉर्म्स इफ डिजिटल मेथड आर इनएक्सेसिबल। देखो, अगर गांव वगैरह में अगर डिजिटल मेथड्स अगर इनएक्सेसिबल है, मतलब उनको नहीं लोग अवेल कर पा रहे हैं, उसका है ना, इनएक्सेसिबल का मतलब पहुंच नहीं है, पहुंच नहीं है अगर अगर उन इलाकों तक, तो नॉन डिजिटल अल्टरनेटिव्स मतलब और भी तरीके बताओ KYC करने के, नो योर कस्टमर करने के। प्राइवेट बैंकर और सर्विस प्रोवाइडर्स, पेटीएम वगैरह में देखा होगा आपने कि नो योर कस्टमर वाला ऑप्शन सही करो। तो बिल्कुल सही बात है, ये कॉन्स्टिट्यूशनली ऑब्लिगेटेड है, तो इसका भी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, कोर्ट डिड नॉट मैंडेट फॉर अ फ्री और हाई स्पीड इंटरनेट, इट फोकस्ड ऑन इंक्लूसिव एक्सेस, कि सभी को एक्सेस मिले, सरकार अपने आप से नहीं प्रोवाइड करेगी। ठीक है, तो पहला सही हो गया। दूसरा, कोर्ट ने कहा कि डिजिटल फर्स्ट इंडिया, अगर कोई पर्सन अगर डिसेबल्ड पर्सन है, डिफरेंटली एबल्ड पर्सन अगर है, अगर वो वेबसाइट को अगर, हालांकि डिसेबल्ड बेकार है, इसकी जगह पर डिफरेंटली एबल्ड होना चाहिए, मैंने गलत वर्ड यूज़ कर दिया। डिफरेंटली एबल्ड काफ़ी रिस्पेक्टफुल है वर्ड, कि दोस्तों हम लोग की एबिलिटी है, अगर कोई इंसान नहीं देख पाता है तो उसकी एबिलिटी अलग है। सूरदास थे, अंधे थे, लेकिन उनकी भी, आप कह दो कि वो डिसेबल्ड है, नहीं, उनकी एबिलिटी अलग थी, सूरदास जी की। ठीक, तो आर्टिकल 21 के तहत ऐसी चीज़ें दे दो ताकि वो भी इसको एक्सेस कर पाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, आर्टिकल 25। मैंने क्वेश्चन के टॉपिक के बाहर ये आर्टिकल लिख रखे हैं ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। विद रेफरेंस टू प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी
इन इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम। आपको पता होगा जो हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, ये कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल है किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट। क्या सही है ये? बिल्कुल नहीं, पार्लियामेंट में तो राज्यसभा भी आ जाती है, प्रेसिडेंट भी आ जाते हैं। तो क्या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है प्रेसिडेंट के प्रति? जी नहीं, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। वेन लोकसभा, अब चूंकि यहाँ पे ओनली वन ओनली टू है तो हम एलिमिनेट नहीं कर सकते ऑप्शंस। वेन लोकसभा पासेज अ नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अगर लोकसभा पास करती है नो कॉन्फिडेंस मोशन, अगर अपोजिशन के मेंबर भी पास करेंगे बेसिकली अगेंस्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो ओनली दोज मिनिस्टर्स हु आर द मेंबर्स ऑफ लोकसभा मस्ट रिजाइन। बिल्कुल नहीं, क्योंकि सारे मिनिस्टर्स जो है अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल हैं एज ए मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के तौर पे लोकसभा को। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की वो पार्ट है ना। अगर मान लो कोई सांसद है, मान लो हमारे यहाँ के, वो राज्यसभा से सांसद है लेकिन उनको मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स बना दिया गया। अब वो एज अ मेंबर अपने सांसद के तौर पे वो राज्यसभा को अकाउंटेबल है, लेकिन एज अ मिनिस्टर वो लोकसभा को है। तो एक मिनिस्टर जो राज्यसभा से चुन के आया है तो वो एज अ मिनिस्टर वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। और जो मेंबर चूंकि सांसद चूंकि आप राज्यसभा के हो, मेंबर आप पार्लियामेंट आप राज्यसभा के हो, तो आप राज्यसभा को, तो दोनों की ही अकाउंटेबिलिटी बनती है। ठीक है, अब तो गलत हो जाएगा ये भी। हु आर मेंबर्स मस्ट रिजाइन, ओनली दोज मिनिस्टर्स जो लोकसभा के नहीं, जो राज्यसभा के हैं उनको भी रिजाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे ओनली लिखा है कि केवल जो लोकसभा के हैं वही नहीं, राज्यसभा का कोई अगर सांसद है और वो अगर मेंबर है, वो अगर मिनिस्टर है तो उसको भी रिजाइन करना पड़ेगा। हाँ, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो रहेगा ना तब भी। अब कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इम्प्लाइज, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कहती है कि अ मिनिस्टर हु डिसएग्रीज विद कैबिनेट डिसीजन मस्ट रिजाइन इफ यू कैन नॉट डिफेंड इट इन द पब्लिक। एक मिनिस्टर अगर वो अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के डिसीजन से सहमत नहीं है तो उसको रिजाइन करना चाहिए। तो जी बिल्कुल सही बात है, तो ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट। या 75 का 3 कहता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, नॉट इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। if a no confidence motion is passed, the entire council of ministers must resign। जरूर करना चाहिए। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास हो गया, नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास हो गया तो रिजाइन करना चाहिए जरूर ही, इंक्लूडिंग दोज मिनिस्टर्स। और फंडामेंटल कन्वेंशन ये है कि कैबिनेट डिसीजंस बाइंडिंग होते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है, डिसीजंस बाइंडिंग होते हैं। इफ़ वन कैन नॉट सपोर्ट डिसीजन दे मस्ट रिजाइन, उनको करना होगा। क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर साहब जिन्होंने जो खुद कॉन्स्टिट्यूशन के फादर हैं, उन्होंने खुद रिजाइन किया था एज अ लॉ मेंबर हिंदू कोड बिल की अपोजिशन में। हिंदू कोड बिल जब ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7th शेड्यूल पे है, 7th शेड्यूल पे है और स्टेट अटॉनमी है, स्टेट अटॉनमी पे है। पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस आर स्टेट सब्जेक्ट्स इन स्टेट लिस्ट। पब्लिक ऑर्डर क्या सही है? बिल्कुल सही है, ये दोनों स्टेट लिस्ट में आते हैं। यूनियन गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू डिप्लॉय इट्स आर्म्ड फोर्सेस इन स्टेट। क्या मोदी सरकार जो केंद्र में है, क्या वो आर्म्ड फोर्सेस तैनात कर सकती है किसी स्टेट में? सिविल पावर को सपोर्ट देने के लिए, मान लो कि दंगा वगैरह हो गया तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की सहायता के लिए कर सकती है ऐसा है? जी हाँ। अब लेकिन दोनों में इनका कोई लेना देना नहीं ना, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट में कुछ लेना देना है ही नहीं, तो दोनों सही है लेकिन करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है ये। एंट्री 2A ऑफ, ये आपको याद नहीं रखना है, लिख दिया मैंने सिर्फ है कि डिप्लॉयमेंट ऑफ आर्म्ड फोर्सेस इन द हेड ऑफ सिविल पावर। हाउएवर स्टेटमेंट सेकेंड डज नॉट एक्सप्लेन वाई पब्लिक ऑर्डर इज इन द स्टेट लिस्ट। स्टेटमेंट जो सेकेंड है वो ये एक्सप्लेन नहीं करता है कि पब्लिक ऑर्डर
स्टेट लिस्ट में क्यों है, रादर बल्कि यह रिप्रेजेंट करता है कि फेडरल चेक एंड बैलेंस की स्पेसिफिक कंडीशंस में ये कर सकता है, ठीक है, इंटरफेरेंस कर सकता है। रिमूवल ऑफ मिनिस्टर 130 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का, अभी आपको पता है कि 130 अमेंडमेंट बिल पास किया गया है, ये एक्ट नहीं है, ठीक है, क्योंकि 130th अमेंडमेंट बिल होता है। आई थिंक ये 107th अमेंडमेंट एक्ट है। आपको बिल और एक्ट कैसे हो गया, बहुत सारे बिल जो प्रेजेंट किए जाते हैं वो सारे थोड़ी ना पास होते हैं, इसीलिए बिल ज़्यादा है और एक्ट कम है। जो बिल पास होता है वो उसे एक्ट बोलते हैं हम लोग, ठीक है। बिल proposes that mandatory removal of prime minister and chief minister and other ministers if they are arrested and detained in custody for 30 consecutive days। अगर लगातार 30 दिन के लिए वो जेल में डिटेन किए जाते हैं, ठीक है, अरेस्ट किए जाते हैं, डिटेन किए जाते हैं, तो उनको रिजाइन करना ही करना होगा। क्या ऐसा सही है? ये देखना होगा हमको, क्या ऐसा सही है, ये देखना होगा हमको। दिस द प्रोविजन अप्लाइज टू डिटेंशन फॉर एनी क्रिमिनल, तो ये बिल्कुल सही है, प्राइम मिनिस्टर के लिए भी ये प्रपोज किया गया है। द प्रोविजन अप्लाइज टू डिटेंशन, डिटेंशन जो एनी क्रिमिनल ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ 3 years और मोर, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। द प्रोविजन अप्लाइज टू डिटेंशन फॉर एनी क्रिमिनल ऑफेंस पनिशेबल विद 3 years और मोर, क्या पीरियड सही है अभी देखेंगे। बिल 6 टू अमेंड इतने 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 आर्टिकल्स, हाँ ये सही है, तो ओनली 2 हो जाएगा। अभी ये क्या 5 साल है, 3 साल नहीं है यहाँ पे, आपको याद रखना 5 साल है यहाँ पे, ठीक है। और बाकी तो आपको पता है कि अगर यहाँ पे 5 साल होता तो सारे करेक्ट होते हैं। गवर्नर की असेंट और टाइमलाइन पे काफ़ी सवाल उठे हैं तमिलनाडु में और मणिपुर में जो हुए हैं। तो गवर्नर कैन नॉट withhold assent to will indefinitely and must act with a reasonable time frame। सुप्रीम कोर्ट ने यही तो कहा है, तो ये सही हो जाएगा। पहले ऐसा नहीं था, सुप्रीम कोर्ट ने जब फटकार लगाई तब जाके ऐसा हुआ। तो जिसमें 1 नहीं है तो उसको काट दो, क्योंकि पूछा है करेक्ट ऑप्शन। इफ अ गवर्नर withholds assent to a bill he must return to the house for reconsideration as soon as possible। अब as soon as possible का मतलब भी गलत हो गया कि अब क्या पता है as soon as possible मतलब कितना होता है, 6 महीने, 10 महीने, 6 साल, 60 साल, हालांकि कह दिया तो ठीक है। हालांकि कुछ टाइम लिमिट सुप्रीम कोर्ट को देनी चाहिए थी। इफ अ गवर्नर हैज़ अ पावर ऑफ एब्सोल्यूट वीटो ओवर बिल्स पास्ड बाय स्टेट लेजिस्लेटिव मीनिंग दैट ही कैन किल अ बिल विदाउट सेंडिंग इन बैक, कैसा पावर है उनके पास? बिल्कुल नहीं पावर है ऐसा, यही तो कह दिया ना यहाँ पे। फर्स्ट और थर्ड तो अपने अपने कॉन्ट्रडिक्टरी है, अपने आप में झगड़े वाला आर्टिकल है। बिल गवर्नर डज नॉट हैव एनी एब्सोल्यूट पावर, एब्सोल्यूट वीटो उनके पास है ही नहीं। अगर बिल पास किया, गवर्नर बिल भेजता है उनके पास कि कुछ बदलाव करिए इसमें, अगर हाउस दोबारा वो बिल भेज देता है तो गवर्नर को साइन करने होंगे। तो मतलब गवर्नर अब एक तरीके से रबर स्टैम्प की तरह काम करेगा सिर्फ। हाँ, सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए अगर वो कोई बिल रिजर्व करना चाहें कि ये बिल में कुछ कमी है और मैं प्रेसिडेंट के लिए ये करूँगा तो कर सकते हैं, लेकिन एक बिल होता है जिनको वो मस्ट उनको करना होता है कि उनको रिजर्व करना ही होता है, वो है हाई कोर्ट की पावर। अगर स्टेट गवर्नमेंट अगर कम कर रही है, जुडिशरी की पावर कम कर रही है तो उनको रिजर्व करना ही होगा। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड ब्राइबरी, सीता सोरेन केस में हुआ था झारखंड में ये। इम्यूनिटी अंडर आर्टिकल 105 प्रोटेक्ट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन फॉर एक्सेप्टिंग अ ब्राइब, कि 105 आर्टिकल जो है प्रोटेक्ट करता है किसी भी सांसद को या विधायक को। ये लोकसभा या राज्यसभा की बात हो रही है, ये विधानसभा की बात हो रही है, ठीक है, कि आर्टिकल 105 ये प्रोटेक्ट करता है मेंबर को कि क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन कि एक्सेप्ट ब्राइब अगर वो कर रहा है तो उसमें उसका प्रोसिक्यूशन ना हो।
अगर मान लो मैं सांसद हूँ और मैंने एक ब्राइब ले ली, तो हमें आर्टिकल 105 क्या, मैं एक सांसद हूँ, क्या मुझे वो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन से रोकेगा? क्योंकि मैंने ब्राइब भी ले ली है, वोट करने से रोकेगा? ये क्वेश्चन था। बिल्कुल नहीं रोकेगा। आपको ये तो फिर बदतमीजी हो गई जाकर के तरीके से। पहले ऐसा माना जा रहा था ऐसा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये ब्राइब को इमोरल मानता है, पहले ऐसा नहीं था। पहले आप ब्राइब ले सकते थे। सोचो कितनी बेकार बात थी ये। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज एक्सटेंड टू एनीथिंग साइड और वोट इन अ गिवन। हाँ, ये सही है कि कुछ भी आप पार्लियामेंट में बोल दो, ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेज है। एब्सोल्यूट फ्रीडम है, आप पार्लियामेंट के अंदर कुछ भी बोल सकते हो। हाँ, किसी को क्रिटिसाइज तो आप नहीं करोगे, इमोरल होगा वो, क्योंकि फिर इथिक्स कमेटी और प्रिविलेज कमेटी के पास जाएगा ये। सुप्रीम कोर्ट हैज़ रूल दैट ब्राइबरी इज नॉट एन एसेंशियल टू लेजिस्लेटिव प्रोसेस, कि ब्राइबरी लेना कोई ज़रूरी बात नहीं है। देयरफॉर नॉट प्रोटेक्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी, इसीलिए उसको हमने प्रोटेक्ट नहीं किया। कि मान लो कल को अडानी साहब ने हमें 1 करोड़ रुपए दे दिया, कहा कि तुम मोदी जी से सवाल पूछो, ये है ना, तो ये ब्राइब देना क्या सही हुआ? ये गलत हुआ। ब्राइब नहीं दे सकते किसी को आप, इस सेंस में था ये करेक्ट। तो कितने? ओनली 2 ऑप्शंस आर करेक्ट। कोर्ट हेल्थ प्रिविलेज टू बी क्लेम्ड, इट मस्ट बी एसेंशियल। अगर कोई मान लो कल को कोई सांसद मान लो है, जैसे मान लो रवीश कुमार, आपको पता है कि एक पत्रकार है, वो सरकार के काफ़ी खिलाफ रहते हैं, जो कि होना भी चाहिए एक पत्रकार को। अब उनको कोई अगर उद्योगपति ऐसा करता है कि मैं आपको ब्राइब दे रहा हूँ, तो आप सरकार से सवाल पूछिए। कल को मान लो पाकिस्तान की गवर्नमेंट उन्हें मान लो किसी सांसद को पैसा दे देगा है कि तुम ये राफेल की जो है के बारे में आप डिटेल्स पूछो, तो क्या ये ब्राइब है? तो क्या इस पर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि आपने फॉरेन से ये बात ली है। तो क्या इसमें 105 आर्टिकल आपको बचाएगा? नहीं बचाएगा आपको, क्योंकि इसमें फॉरेन कंट्री इन्वॉल्व है, तो इसलिए भी नहीं है। तो एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं है उस सेंस में। इलेक्शन कमीशन रिफॉर्म्स, बताना है कि इलेक्शन प्रोसेस में क्या होता है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ इंट्रोड्यूस अ मोबाइल डिपॉजिट फैसिलिटी जस्ट आउटसाइड पोलिंग स्टेशंस फॉर वोटर्स टू डिपॉजिट देयर मोबाइल फोन्स। कैसा किया गया है? जी बिल्कुल किया गया है, ताकि आप फ़ोन न ले जा पाएँ। और कई बार होता क्या है कि आप फ़ोन गलती से ले आए, फिर आपको लगता है कि यार सिक्योरिटी वाले चेक करके आप भगाते आपको हैं, क्योंकि आप फ़ोटो वगैरह ना खींच लें वहाँ पे। मान लो किसी सांसद ने आपसे बोल दिया कि भैया जब वोट डालने जाना, तो आपको अपने फ़ोन की फ़ोटो खींच के लानी है, तभी मैं आपको बेनिफिट दूंगा। अगर आप फ़ोटो खींच के लाओगे तभी मैं आपको अपने आप को, तभी मैं, जब आप कल को मुझसे हेल्प मांगने आओगे, तब मैं आपकी हेल्प तभी करूँगा जब आप मुझे फ़ोटो दिखाओगे वो वाली। तो ये तो गलत हो जाएगा। तो होता क्या था कि मान लो कोई आदमी वोट डालने आया और उसके पास फ़ोन है गलती से, तो उसको पुलिस भेज दोबारा कि दोबारा फ़ोन रख के आओ। अब फ़ोन रखने गया, फिर वो दोबारा वोट डालने नहीं आया, वो सोचता है कहाँ जाऊँगा वोट देने के लिए, हटाओ छोड़ो। तो इससे वोटर टर्नआउट कम होता था, इसीलिए फैसिलिटी ये लाई गई है। तो ये इलेक्शन का एक रिफॉर्म है तरीके से। न्यू लिमिट 1200 वोटर्स पर पोलिंग बूथ स्टेशन हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड। क्या सही है? जी बिल्कुल, ये भी सही है। Election registration officers now are linked with the death registration data to ensure timely deletion of decreased voters from electoral rolls। जी हाँ, सही है, ये भी सही है। ये रिफॉर्म पिलर के तौर पे है, आप इनको मीन्स में भी लिख सकते हो। ये रिफॉर्म्स की तरह है, रिफॉर्म पिलर की तरह सारे ये तीनों स्टेटमेंट है। आर्टिकल 21 राइट टू गो अब्रोड, मेनका गांधी केस में आपको पता है कि ये आर्टिकल 21 के तहत दिया गया था ये, कि राइट टू आर्टिकल मूवमेंट, फ्री एक्सटर्नल मूवमेंट, कंट्री के बाहर मूवमेंट आर्टिकल 21 के अंदर आता है, और इंटरनल कंट्री के अंदर ही मूवमेंट करोगे तो वो आर्टिकल 19 के तहत आता है। तो राइट टू ग्रो द पार्ट ऑफ राइट टू पर्सनल लिबर्टी इंडर, हाँ सही है। स्टेट कैन रिस्ट्रेन अ पर्सन फ्रॉम गोइंग अब्रॉड ओनली इफ देयर इज a specific law that just and fair and reasonable।
सही, ये भी सही है। 60 का दोनों सही है कि हाँ ये करेक्ट है, कनेक्ट करता है। स्टेटमेंट 1 इज बिकॉज ऑफ स्टेटमेंट 2, सही है। प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ तो आर्टिकल 21 में दिया है, लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं दिया है कॉन्स्टिट्यूशन में। इसको जुडिशरी ने इसको इम्बेड किया है। जुडिशरी ने मान लिया है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के अंदर ही, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के अंदर ही ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ छिपा हुआ है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने माना है। कब माना है? 1978 में मान लिया था। और पता आपको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है ये अमेरिकन कॉन्सेप्ट है, यूएसए का कॉन्सेप्ट है, और प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ ये ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है। अभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे हम क्वेश्चंस देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर्स इन द काउंसिल शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ पार्लियामेंट। तो क्या सही है? क्या सही है? टोटल स्ट्रेंथ ऑफ पार्लियामेंट, टोटल मेंबर ऑफ प्रेजेंट। अब पार्लियामेंट लिखा है यहाँ पे तो गलत हो गया है। अगर सिर्फ लोकसभा होता तब ठीक होता, क्योंकि पार्लियामेंट में तो दोस्तों क्या होता है कि लोकसभा राज्यसभा दोनों आ जाएंगे। तो इसमें तो 550 के 543 मेंबर इसके और 250 मेंबर इसके, तो ये तो 245 मेंबर हैं इसके, तब भी बहुत नंबर हो जाएंगे इसके। अगर देखें तो 700 800 के आसपास आ जाएगा। अब 800 में क्या फिर 15%, मतलब कि 120 मेंबर्स मिनिस्टर्स होंगे। ये तो होता नहीं है, तो मतलब तो ये गलत हो जाएगा ना ये तो फिर, इसलिए। अच्छा, किया क्यों गया था 50%? इसलिए पहले क्या था कि जब कोलिशन गवर्नमेंट बनती थी तो उसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज बोलती थी जो सरकार में थी, कहती हमारे सारे सांसदों को मिनिस्टर बनाओ। तो इसमें होता था कि पता लगा सारे सांसद ही मिनिस्टर है, तो फिर ठीक नहीं होता था। इसलिए इफिशियंसी कम हो जाती थी, करप्शन काफ़ी बढ़ता था, तो इसलिए लाया गया था बिल। तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगर यहाँ पे लोकसभा होता तो सही होता। द एडवाइस टेंडर्ड बाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी इंक्वायर इनटू एनी कोर्ट ऑफ लॉ। ये बिल्कुल सही है, ठीक है। एडवाइस, अब ऐसा क्यों है? क्योंकि वो एडवाइस दी गई है, अभी प्रेसिडेंट ने उस पर एक्ट किया नहीं है। अब जब प्रेसिडेंट एक्ट कर लेंगे तब सुप्रीम कोर्ट तो स्ट्रक डाउन कर ही सकता ना, चाहे तो उसको खारिज कर दे जुडिशियल रिव्यू के तहत। लेकिन अभी तो सिर्फ एडवाइस ही दी गई है ना, तो एडवाइस कैसे आप टेंडर कर सकते हो? मान लो एडवाइस उसको सुप्रीम कोर्ट ने टोन डाउन कर भी दिया, स्ट्रक डाउन कर भी दिया, तो पार्लियामेंट बोलेगी भैया अभी तो हम एडवाइस ही दे रहे हैं ना, कुछ एक्ट तो नहीं किया अभी ना, केवल एडवाइस ही तो है वो। प्रेसिडेंट कैन रिटर्न द एडवाइस फॉर रिकंसिडरेशन बट ही इज एक्ट टू बाउंड। अगर टेंडर की गई है, जी हाँ, एक बार एडवाइस अगर दोबारा भेज दी गई तो उन प्रेसिडेंट साहब को काम करना ही होगा, जो कि गवर्नर साहब के बारे में भी अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है। 44th अमेंडमेंट ने ये रीटेंडर्ड एडवाइस को बाइंडिंग कर दिया कि एक बार अगर हमने भेज दी दोबारा तो प्रेसिडेंट साहब को ये वन टाइम कंसिडरेशन के लिए सिर्फ भेज सकते हैं। दोबारा अगर हमने भेज दी तो प्रेसिडेंट साहब को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। और 72 आर्टिकल क्या कहता है कि नेचर ऑफ एडवाइस इज कॉन्फिडेंशियल एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम जुडिशियल इंक्वायरी टू मेंटेन एग्जीक्यूटिव एफिशिएंसी। ठीक है, जैसे मान लो किसी मध्य प्रदेश में एक प्रेसिडेंस रूल लगाना है। अब मान लो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कहा, मंत्रिपरिषद ने कहा कि प्रेसिडेंट साहब ये रूल लगाना है। अब ये बात अगर लीक हो गई, जुडिशियल रिव्यू हो गया, तो गलत है ना। अब प्रेसिडेंट साहब अगर लगाएंगे प्रेसिडेंट रूल तो सबको मालूम ही पड़ जाएगा ना, फिर तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि ये एक्ट कर सकते हैं अपने आप में। लेकिन अगर पहले ही अगर एक्ट कर दिया तो गलत होगा ना, क्योंकि वो अभी एडवाइस है ना, अभी पूरी तरीके से। जैसे मान लो मैं अगर आपको कहूँ कि जहर का प्याला पी लूँ, क्या गलत है? अरे आप पियोगे नहीं पियोगे वो अलग बात है ना, सजा मुझे कैसे हो सकती है? मैंने भी आपको सिर्फ एडवाइस दी है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के लिए, एससी के लिए नेशनल कमीशन बनाया गया था। उसमें इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एस्टैब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 338 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या सही है ये? 62 नंबर क्वेश्चन पेपर है, तो बिल्कुल सही है ये।
ये आर्टिकल 338 के तहत बनाया गया है। एसटी का 338A के तहत बनाया गया है, एसटी का, और एससी का 338। कमीशन हैज़ द पावर टू रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर्स। ये बिल्कुल सही है कि कमीशन के पास सारे पावर हैं। ये इसलिए किया गया है ताकि बार बार पार्लियामेंट इंटरफेयर ना करे तो ठीक है, क्योंकि अगेन इनके पास कोई रियल पावर तो है नहीं, सिर्फ एडवाइजरी पावर ही है, इसीलिए किया गया है। वाइल इन्वेस्टिगेटिंग एनी मैटर, कमीशन हैज़ ऑल द पावर्स ऑफ सिविल कोड। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जुडिशरी अपनी पावर क्यों देना चाहेगा इनको, फिर जुडिशरी का रोल क्या रह जाएगा, तो गलत। ऐसे आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। इंक्लूडिंग द पावर टू इशू वर्डिक्ट, ये तो सुप्रीम कोर्ट का कार्य है भाई साहब, आप तो हमारी पावर ले रहे हो, तो गलत है। और पार्लियामेंट अगर बनाएगा तो फिर सुप्रीम कोर्ट का देगा, देखो भैया आप मेरे जुडिशरी में इंटरफेयर कर रहे हो, आप नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट बनाने के दौरान, तो गलत होगा ना। ये तो 63 PIL के बाद, ये IPL नहीं है, PIL है, PIL। द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सप्लिसिटली, खुल्लम खुल्ला, मतलब खुले तौर पे लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है क्या, क्वेश्चन नंबर 63, ये देखना पड़ेगा। ये PIL का दोस्तों कॉन्सेप्ट, PN भगवती और VR कृष्ण अय्यर, इन्होंने दोनों लोगों ने, जयवीरू ने ये कॉन्सेप्ट प्रपोज किया था। PN भगवती और अय्यर, BI ने इनको, एनी सजन कैन PIL इन सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल और हाई कोर्ट में, तो दोनों में ये कर सकते हैं। IC ये एक्सप्लिसिटली नहीं मेंटेन, तो इनकरेक्ट, करेक्ट। लोकस स्टैंडाई रूल इज रिलैक्स्ड इन PIL केसेस टू अलाउ थर्ड पार्टी। लोकस स्टैंडाई का मतलब क्या है कि जो इंसान अफेक्ट हुआ है, जो इंसान पे पीड़ित है, सिर्फ वही क्या PIL डाल सकता है। अगर मैं चाहूँ, मैं एक अखबार का पत्रकार हूँ या मैं एक आम नागरिक हूँ, क्या मैं भी उसके बिहाफ पे, क्या मैं भी उसके उसके उसकी तरफ से क्या PIL डाल सकता हूँ? जी हाँ, PIL डाल, पहले कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन बाद में रिलैक्स कर दिया गया था ये, कि थर्ड पार्टी को अगर चाहे तो ये भी सही है। तो ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। तो ओनली 2 राइट आंसर। ये SC और ST दोनों में PN भगवती और अय्यर ने किया था, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। ये जुडिशियल इनोवेशन थी, ये अपने आप में जुडिशरी ने इन्वेंट किया था कि आप शिकायत कर सकते आकर के हो। दोस्तों जुडिशरी बड़ी चालाक है, जुडिशरी को पता है कि आप गलतियाँ PIL डालोगे, आप PIL अगर कोई इंसान करेगा तो या तो वो पार्लियामेंट के खिलाफ करेगा, मतलब लोकसभा, राज्यसभा या प्रेसिडेंट के खिलाफ, या स्टेट लेजिस्लेचर के खिलाफ करेगा। तो जुडिशरी अपनी पावर मजबूत करने के लिए भी ये PIL के इन्वेशन को उसने इन्वेट किया था। तो अपनी पावर को बढ़ाने के लिए जुडिशरी कहीं ना कहीं उन्होंने काम किया है। तो हर इंस्टीट्यूशन, हर पावर, 7th शेड्यूल पे क्वेश्चन है रेजिडुअरी पावर पे, कि इन इंडिया द पावर टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स, बचे खुचे सब्जेक्ट्स पे जो किसी भी लिस्ट में नहीं दिए गए हैं, वो पार्लियामेंट के पास है। जी हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आल्सो वेस्टेड द रेजिडुअरी पावर्स इन फेडरल लेजिस्लेचर। जी बिल्कुल नहीं, उन्होंने गवर्नर जनरल के हाथों में दे रखी थी पावर ये, तो ये बिल्कुल नहीं। तो पहला करेक्ट है, दूसरा 64 का C हो जाएगा ये, तो पहली बात ये आपको याद रखना है। आर्टिकल 248 के तहत पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है। आर्टिकल 248 आपको याद रखना है, आर्टिकल 248 के तहत कि पार्लियामेंट के पास रेजिडुअरी सब्जेक्ट में, जो सब्जेक्ट्स यूनियन लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, कॉन्करेंट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, अगर किसी में नहीं दे रखा है तो वो पावर यूनियन के पास चली जाती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नहीं। ठीक है। कंपैरिजन बिटवीन वीटो पावर्स, प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज पॉकेट वीटो, कि एक बिल लोकसभा ने पास किया, राज्यसभा ने पास किया, अब प्रेसिडेंट के पास गया अप्रूवल लेने के लिए, तो क्या प्रेसिडेंट उसको इंडेफिनेटली पॉकेट वीटो लगा सकते हैं ऑन ऑर्डिनरी बिल्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स? जी इस पर तो लगा सकते हैं, लेकिन इस पर नहीं लगा सकते, तो ये सही हो जाएगा।
ये इनकरेक्ट हो जाएगा ये। अब पहला अगर इनकरेक्ट है तो ये चलेगा। अब या तो दूसरा सही है या तीसरा सही है। अब करेक्ट पूछा इसमें है, गवर्नर डज नॉट possess द सस्पेंसिव वीटो रेगुलेटिंग द मनी बिल्स। जी बिल्कुल सही है, डज नॉट possess, डज नॉट possess। If a bill is returned by president for reconsideration and passed again by कि अगर प्रेसिडेंट ने, मान लो स्टेट लेजिस्लेचर ने बिल पास किया गवर्नर के पास, अब गवर्नर ने मान लो ये बिल रिजर्व कर लिया प्रेसिडेंट के लिए। अब चूंकि प्रेसिडेंट के डेस्क पे है, अब प्रेसिडेंट ने कहा नहीं भैया ऐसा करो, कुछ बदलाव कर दो, स्टेट गवर्नमेंट से कहा। अब उसने बदलाव नहीं किया, उसने दोबारा यही पास कर दिया, तो क्या राष्ट्रपति साहब बाउंड होंगे एडवाइस से स्टेट लेजिस्लेचर की? नहीं जी, नहीं होंगे, क्योंकि गवर्नर तो है। ऐसा तो मान लो फिर तो कल को नागालैंड का है कि भैया हमें बिल पास करते हैं, कुछ अनोखा बिल पास करते हैं, दोबारा फिर पास कर दिया और फिर गवर्नर ने वहाँ के रिजर्व कर लिया। गवर्नर ने रिजर्व कर लिया बिल, मान लो नागालैंड के असेंबली ने बिल पास किया और गवर्नर को लगता है कि उसने बिल रिजर्व करना चाहिए, तो रिजर्व पहली बार में ही। अब अगर सपोज करो दो सिनेरियो हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन लोगों रहता है। मान लो नागालैंड की असेंबली है, उसने बिल पास किया विधानसभा से अपनी, फर्स्ट टाइम पास किया, गवर्नर के पास गया, गवर्नर का नहीं ये बिल बेकार है, इसको आप दोबारा से बदलाव करो इसमें। लेकिन असेंबली ने दोबारा पास कर दिया उसी, तो गवर्नर दूसरी बार जब गवर्नर के पास बिल गया ये, तो गवर्नर एडवाइस से बाउंड होगा और उसको हस्ताक्षर करने ही होंगे। फिर वो प्रेसिडेंट के लिए बिल रिजर्व नहीं कर सकता सेकेंड टाइम। अगर उनको प्रेसिडेंट के लिए अगर रिजर्व बिल करना ही करना है तो उनको पहली बार में रिजर्व करना होगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। ये बदलाव आया है, आपको याद रखना है, ठीक? इस बदलाव को आपको याद रखना है, ठीक? भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, काफ़ी न्यूड में डिबेट में रहता है। क्या ये है? द मोरल वैल्यूज ऑफ मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन एट एनी गिवन टाइम। बिल्कुल नहीं, हो सकता है लोग इमोरल हो, भाई जनता हो सकता है इमोरल हो, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो फिर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्यों आती? सबरीमाला केस में औरतों के हक में फैसला कैसे आता है ना, जबकि बहुत सारी पूरी मेजोरिटी तो इसके खिलाफ थी। अधेरेंस टू कोर प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, लिबर्टी, इक्वालिटी, रूल ऑफ लॉ। जी हाँ। सेट ऑफ रिलीजियस एंड ट्रेडिशनल वैल्यूज, ट्रेडिशनल वैल्यूज में तो सबरीमाला का टेम्पल भी आया, ट्रिपल तलाक भी आया, तो उसको तो इसने खारिज किया है सुप्रीम कोर्ट ने, तो गलत, ये भी गलत। पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन टू रिफ्लेक्ट द चेंजिंग मोरल सोसाइटी, ये भी गलत। अरे सोसाइटी कहे कि अगर हम इनइक्वालिटी बिलीव करते हैं, शरिया लॉ अगर कल को कहे कि लगा दो, तो क्या सही हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि वो तो इक्वालिटी के खिलाफ है। जुडिशियल कॉन्सेप्ट है ये। सबरीमाला और नवतेज जौहर केस में ये बात किया गया है कि सोच की कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी ये बड़ी है सोशल मोरालिटी से, सामाजिक मोरालिटी से, या फिर पॉपुलर लोगों की पॉपुलर मोरालिटी से। सीबीआई पे क्वेश्चन है और स्टेट कंसेंट पे क्वेश्चन है। सीबीआई इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी established अंडर दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 47। हाँ बिल्कुल सही है। सीबीआई मस्ट ओबटेन जनरल कंसेंट, मस्ट ओबटेन स्टेट गवर्नमेंट से बिफोर इन्वेस्टिगेटिंग एनी क्राइम विद इन द स्टेट्स जुरिस्डिक्शन। एनी क्राइम यहाँ पे आ गया कि स्टेट के जुरिस्डिक्शन में अगर कोई क्राइम अगर है तो एनी क्राइम। हाँ तो सही है ये। सीपीआई ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, ये सीबीआई ये पावर सिर्फ ड्राइव करती है इससे,
ये स्टेटरी बॉडी नहीं है दोस्तों, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, ये सही है। इफ अ स्टेट विथड्रॉस जनरल कंसेंट, सीबीआई कैन नॉट कंटिन्यू द इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी रजिस्टर्ड बिफोर विड्रॉल। बिल्कुल सही है। नहीं, ये गलत हो जाएगा, ये थर्ड वाला गलत हो जाएगा कि सीबीआई कैन नॉट कंटिन्यू इन्वेस्टिगेटिंग दैट वर ऑलरेडी रजिस्टर्ड बिफोर द विड्रॉल। क्योंकि ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि कंसेंट इज ओनली विड्रॉन, इट अप्लाइज टू न्यू केसेस। इफ अ कंसेंट इज विड्रॉन, इट अप्लाइज टू ओनली न्यू केसेस। सीबीआई कैन कंटिन्यू इन्वेस्टिगेशंस इनटू द केस रजिस्टर्ड प्रायर टू द विड्रॉल ऑफ कंसेंट। सिर्फ उन्हीं में कर सकती है। आर्टिकल 352 पे ये सवाल है। आर्टिकल 19 इज ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड एज सून एज नेशनल इमरजेंसी इज प्रोक्लेम्ड ऑन एनी ग्राउंड। अगर ऐसा है, क्या ऐसा है? बिल्कुल। प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड राइट टू मूव द कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ ऑल फंडामेंटल राइट्स। ये तो गलत हो गया, तो दूसरा गलत। प्रेसिडेंट कैन फॉर दी, अच्छा एक्सेप्ट है, सॉरी यहाँ पर एक्सेप्ट लिखा है, मैंने केवल इतने पढ़ा। यहाँ पे हाँ कर सकते हैं, राइट टू मूव को कर सकते हैं, मतलब आपको राइट टू मूव करने का, सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार जो है आर्टिकल 32 को, वो सस्पेंड कर सकते हैं ऑल फंडामेंटल राइट्स का। जैसे आर्टिकल 32 में क्या हो सकता है कि आप मूव कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन ये वाला आर्टिकल 32, लेकिन आर्टिकल 32 अगर हम आर्टिकल 21 और आर्टिकल 20 के लिए जा रहे हैं तो इसको वो नहीं रिवोक कर सकते हैं। मेरा आर्टिकल 32 वो सस्पेंड कर सकते हैं बाकी सभी फंडामेंटल राइट्स के लिए, लेकिन 20 और 21 के लिए वो सस्पेंड नहीं कर सकते हैं। तो ये करेक्ट हो जाएगा। तो दो तो सब में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 था ये, इसीलिए लगा रहे थे। ऑटोमेटिकली सस्पेंड नहीं होता है उसमें। सस्पेंशन ऑफ आर्टिकल 19 कंटिन्यूज फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ इमरजेंसी। सस्पेंशन ऑफ, हाँ बिल्कुल सही, इसलिए तो किया गया है ना। अगर नेशनल इमरजेंसी वॉर या एक्सटर्नल अग्रेशन के प्रति है तब ऑटोमेटिकली होता है। किसी भी ग्राउंड पे छोटे पे तो ये नहीं है। ये इंटरनल अगर आर्म्ड रिबेलियन वगैरह हो गया तो उस पर नहीं। ठीक, अगर कहीं इंडिया पाकिस्तान का वार हो गया, इंडिया पाकिस्तान का अगर वार हो गया, चाइना का वार हो गया, तब तो कर सकते हैं। जैसे गलवान क्लास हुआ था, गलवान क्लास में अगर चाहती सरकार तो नेशनल इमरजेंसी घोषित की जा सकती थी। ठीक है। वीवीपैट और इलेक्शन ईवीएम के पर क्वेश्चन है। वीवीपैट इज एन इंडिपेंडेंट सिस्टम यूज्ड विद ईवीएम्स दैट अलाउज वोटर्स टू वेरीफाई देयर वोट्स। ठीक है, कि कास्ट कर सके इंटेंडेड अपने कैंडिडेट को। ठीक है, हाँ सही बिल्कुल है। करेंटली इस समय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मैंडेट्स फिजिकल काउंटिंग ऑफ वीवीपैट स्लिप्स। गलत। इन ऑल पोलिंग बूथ्स स्टेटस टू मेंटेन ए मैच विद ईवीएम। बिल्कुल गलत। इन इवेंट ऑफ डिस्क्रिपेंसी बिटवीन ईवीएम काउंट एंड वीवीपैट स्लिप्स द वीवीपैट स्लिप्स प्रिवेल। बिल्कुल सही। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन, तो वीवीपैट फिजिकल ऑडिट ट्रेल है। अगर आप वोट डालने जाओगे तो जैसे आपने वोट दबाया उसे यहाँ पे पर्ची निकलेगी या खर्रा करके और तुरंत गिर जाएगी अपने आप में उसी डिब्बे में, आपको नहीं मिलेगी पर्ची। ऐसा क्यों नहीं? क्योंकि अगर पर्ची मिल जाती तो हर सांसद या विधायक या प्रधान आपसे मांगता, कहता कि तुमने में वोट दिया नहीं दिया, अगर वोट दिया है तो पर्ची दिखाओ अपनी। इसीलिए उसको नहीं दिया गया आपको। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस में कहा है कि कोई भी, सभी पर्ची नहीं क्लिक कराएंगी, कोई भी रैंडम 5 रैंडमली सिलेक्टेड पोलिंग स्टेशन पे, कि नॉट ऑल, कि पोलिंग स्टेशन जितने हैं, अब चूँकि बहुत सारे हो सकते हैं, तो रैंडमली 5 पोलिंग स्टेशन पे हम
उनको चूज करेंगे, फिर उनमें काउंटिंग करेंगे, वरना टाइम बहुत लग जाएगा। पता लगा चुनाव आज हुआ और काउंटिंग इसकी आ रही बहुत दिन बाद, तो फायदा क्या इसका। फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा एंड यूनियन टेरिटरीज। स्टेट्स और यूटी की जो राज्यसभा की जो सीट्स हैं, फोर्थ शेड्यूल उससे डील करता है, शेड्यूल उससे डील करता है। जी हाँ। नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम ईच स्टेट इन राज्यसभा इज फिक्स्ड बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन ऑफ दैट। हाँ बिल्कुल सही है भी है, दोनों की बात आपस में मेल खाती है। तो ठीक एक्सप्लिसिटली, और लाइक अनलाइक यूएस सेनेट, जहाँ पे अमेरिका में क्या होता है कि 2 सीट्स हर राज्य को, चाहे बड़ा हो छोटा हो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर पॉपुलेशन के बेस मैट्रिक्स पर ही ये डिसाइड होता है। ठीक। जुडिशियल अपॉइंटमेंट एंड कॉलेजियम। कॉलेजियम system was for the appointment of judges is a product of 3 judges cases not mentioned in the original constitution। बिल्कुल सही है ये। 3 judges case 1998, 3 judges cases। Supreme Court ruled that the consultation with the Chief Justice of India requires a plurality of judges consisting of senior most 4 judges। अगर कि CJI के साथ कंसल्ट करना है प्रेसिडेंट को, +4 प्लूरलिटी ऑफ जजेस से कंपेयर करना है, कंसल्ट करना है, और जो भी एडवाइस होगी इनकी, इन 5 जजेस की, ये बाइंडिंग होगी, ये प्रेसिडेंट को एक्सेप्ट करना ही होगा। तो ये भी सही है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन सेंड रिकमेंडेशंस बैक टू कॉलेजियम फॉर रिकंसिडरेशन बट कॉलेजियम इफ रीइटरेट्स द नेम यूनानिमसली, तो प्रेसिडेंट को साइन करना ही होगा। तो ये भी सही है। 71 का सी, ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। ये क्वेश्चन आप याद कर सकते हो ताकि आपको अपॉइंटमेंट में आसानी हो। 1998 केस में ये 1+4 का कॉलेजियम सुप्रीम कोर्ट के लिए किया गया था ये। ठीक, ये आपको याद रखना है। मोशंस इन पार्लियामेंट। प्रिविलेज मोशन क्या है? टू ड्रॉ द अटेंशन टू ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस बाय अ मिनिस्टर। ठीक है, तो ये सही है कि प्रिविलेज मोशन उसी को करते हैं। प्रिविलेज अगर किसी मिनिस्टर का अगर ब्रीच हुआ हो, कोई अगर अपने अधिकार अपना ब्रीच कर दिया हो, मतलब उसको तोड़ दिया हो, तो कॉलिंग अटेंशन मोशन टू सीक एन आंसर फ्रॉम मिनिस्टर ऑन अ मैटर ऑफ अर्जेंट इंपॉर्टेंस। कि मान लो चीन हमारे बाउंड्री में घुस आया है, चीन सपोज करो, तो वो मैटर ऑफ अर्जेंट इंपॉर्टेंस है, तो कॉलिंग अटेंशन मोशन, अटेंशन लेने के लिए मिनिस्टर की, तो ये भी सही है। एडजर्नमेंट मोशन टू डिस्कस अ डेफिनेट मैटर ऑफ अर्जेंट इंपॉर्टेंस बाय इंटरप्टिंग रेगुलर बिजनेस, ये भी सही है। ये आपकी डेफिनेशन है, काफ़ी आपको याद करनी है। सेंसर मोशंस टू एक्सप्रेस लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में नहीं, तो कितने पेयर मैच है। सेंसर मोशन कैन बी मूव्ड अगेंस्ट स्पेसिफिक मिनिस्टर, ये इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स टू क्रिटिसाइज देयर पॉलिसीज, इट डज नॉट रिजल्ट इन रेजिग्नेशन, इससे रेजिग्नेशन नहीं होता है, नहीं होता है, डज नॉट नेसेसरली। हाँ, बाद में नो कॉन्फिडेंस मोशन में आपको रिजाइन करना पड़ता है। अगर मान लो ये सेंसर मोशन अगर पास भी हो गया, ये अगर सेंसर मोशन अगर पास भी हो गया, एडजमेंट मोशन पास भी हो गया, तो सरकार चाहे रिजाइन ना भी करे, लेकिन नो कॉन्फिडेंस मोशन में सरकार को रिजाइन करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 73, अ बिल टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट डज नॉट रिक्वायर द प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट। गलत, उतना तो ठीक है,
लेकिन डज नॉट ये गलत है। इफ देयर इज डेडलॉक बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा, तो क्या प्रेसिडेंट समन कर सकता है? Sorry. Does a bill to amend the constitution can be introduced as does not require, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन की जरूरत नहीं होती इसमें, तो सही है, तो ये गलत हो जाएगा। आर्टिकल 3, अनलाइक मनी बिल में क्या होता है कि प्रेसिडेंट की परमिशन चाहिए होती है, इसमें नहीं चाहिए होती है। मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, इन दोनों में प्रेसिडेंट को साइन करना होता है, ये सही बात है, ठीक है, बाइंड होता है उन पे। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को वापस नहीं भेज सकते, ठीक है, इस तरीके से। देर इज नो प्रोविजन फॉर ज्वाइंट सिटिंग, हाँ ये सही है। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज पे क्वेश्चन आ गया। द ऑफिस वॉज नॉट प्रोवाइडेड इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बट वॉज एडेड, हाँ ये भी सही है कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में यह चीज़ नहीं मेंशन की गई थी, ऐसा सही है क्या? बिल्कुल सही है। ऑफिस ऑफिसर प्रेसिडेंट के द्वारा, जी बिल्कुल ये भी सही है। ऑफिस फॉल्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जी नहीं, ये ऑफिस जो है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर के द्वारा आता है, नॉट अ मिनिस्ट्री ऑफ। 75 फेडरलिज्म और जीएसटी पे सवाल है। जीएसटी काउंसिल इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एस्टैब्लिश अंडर 279A, बिल्कुल सही। एवरी डिसीजन ऑफ काउंसिल इज टेकन बाय मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 3/4 ऑफ द 3/4 मतलब 3/4, बिल्कुल सही। 75 सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अ वेटेज ऑफ 1/2 ऑफ द टोटल, जी नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 1/3 है वेटेज, तो 1 और 2 सही है केवल। फंडामेंटल राइट्स और आर्म्ड फोर्सेस पर सवाल है। आर्टिकल 33, पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू रेस्ट्रिक्ट और अब्रोगेट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ, पार्लियामेंट के पास क्या पावर है? फंडामेंटल राइट्स जो आर्म्ड फोर्सेस को दिए गए हैं, क्या उसको अब्रोगेट करने का? बिल्कुल है। क्यों? मान लो बॉर्डर पे वो हैं और अगर उनको आपने फ्रीडम ऑफ स्पीच दे दी, तो कल को वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत वो बहुत सारी हमारी आर्मी की जो कमियां हैं उसको अगर उन्होंने बता दिया पब्लिकली, तो फिर एनिमी कंट्री को फायदा हो जाएगा ना इसमें, तो बिल्कुल सही है। लॉज मेड बाय पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 33 कैन बी चैलेंज्ड इन एनी ग्राउंड, कि ये फंडामेंटल राइट्स पे, पर ये अगर ऐसा होता तो क्यों करते वो लोग? तो 76 पे अगर ऐसा होता तब तो फिर ये लोगों को आज़ादी होती ना इन लोगों को, अगर ऐसा होता तो फिर आर्टिकल 19 के तहत उनको, अगर मान लो कोई कोई लॉ बनाया गया, अब उसमें फिर आदमी और पार्लियामेंट ने कहा कि हम तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स को जो है काटते हैं, नहीं देंगे तुमको, आर्टिकल 19 नहीं देंगे। अब ये कह रहा है कि सेकंड ऑप्शन कह रहा है, सेकंड, कि अगर फंडामेंटल का कोई अधिकार अगर वॉलेट हुआ तो क्या बना सक चैलेंज कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में? जी नहीं, यही तो कहा गया पहले ना यहाँ पे आर्टिकल 33 में, तो ये तो इसके खिलाफ जा रहा है, इनकरेक्ट। फंडामेंटल राइट में चाहे कर भी दे तब भी आप चैलेंज नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ आर्म फोर्सेस के लिए हो। पावर टू मेक लॉज अंडर आर्टिकल 33 इज कॉन्फर्ड ओनली ऑन द पार्लियामेंट नॉट स्टेट लेजिस्लेचर, बिल्कुल सही बात है, आर्मी तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है, ठीक है, तो ओनली टू। कैग की ऑफिस के बारे में क्वेश्चन है। कैग कैग इज द हेड ऑफ द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट, एक्ट्स एज अ गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स, बिल्कुल सही, ये डेफिनेशन इसकी है। कैग सबमिट्स ऑडिट रिपोर्ट्स रिलेटिंग टू अकाउंट्स ऑफ यूनियन एंड पार्लियामेंट टू पार्लियामेंट डायरेक्टली, जी नहीं,
ये कैग अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट साहब को सबमिट करते हैं, प्रेसिडेंट साहब को, साहिबा को, और फिर प्रेसिडेंट साहिबा लोकसभा और राज्यसभा के प्रति डालती हैं। तो ये इनकरेक्ट, दूसरा इनकरेक्ट, तो सी ऑप्शन हो जाएगा पहली बार। पार्लियामेंट्री कमेटी, आप देख रहे हो दोस्तों कि हम सारे चैप्टर्स पे हम सवाल ला रहे हैं, ठीक है, तो ताकि आप बोर ना हो जाएं। और फिर मैं एक ऐसा सेशन लाऊंगा जिसमें केवल पार्लियामेंट से, केवल प्रीएम्बल से, केवल फंडामेंटल राइट से क्वेश्चंस होंगे 500-500, तो उसमें आपको काफ़ी आसान होगी, काफ़ी मतलब कुछ क्वेश्चन छूटेगा आपका कोई नहीं। अगर आपने क्वेश्चन अटेंड कर लिए सेशंस तो काफ़ी आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 78 है कि 22 मेंबर होते हैं पार्लियामेंट्री कमेटी में, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। कैसा है 78 क्वेश्चन नंबर? बिल्कुल ऐसा ही है। अ मिनिस्टर कैन नॉट बी मेंबर ऑफ कमिटी, बिल्कुल सही है, ये डेफिनेशन इसकी है। मेन फंक्शन ऑफ अ कमिटी इज टू एग्जामिन द एनुअल ऑडिट रिपोर्ट्स ऑफ कैग, बिल्कुल सही। तो सी सारे ऑप्शंस सही हो जाएंगे, ऑल 3 ऑप्शंस के ऑडिट रिपोर्ट कैग की जो है। मान लो कैग ने रिपोर्ट तैयार की, उसको प्रेसिडेंट के पास भेजा। अब प्रेसिडेंट साहब ने क्या किया, उसको लोकसभा राज्यसभा के पास ये कैग की रिपोर्ट भेज दी कि जांच करो इसमें। तो अब पार्लियामेंट में जो कि मेंबर्स जो काबिल लोग होते हैं वो पार्लियामेंट ने एक जॉइंट कमेटी के पास भेज दी, तो ये कमेटी वही है, पब्लिक अकाउंट कमेटी टाइप की, ठीक। मार्शल लॉ वर्सेस नेशनल इमरजेंसी स्टेटमेंट, मार्शल लॉ अफेक्ट्स ओनली फंडामेंटल राइट्स, नेशनल इमरजेंसी अफेक्ट्स फंडामेंटल राइट्स, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस, लाइफ ऑफ पार्लियामेंट। क्या ऐसा है? स्टेटमेंट नंबर 1 बिल्कुल सही है। ये मार्शल लॉ सिर्फ इसलिए होता है, मार्शल लॉ चाहे तो कहे कि तुम पार्लियामेंट से कहे कि तुम बना सकते हो सिर्फ और सिर्फ अगर तुमने कोई ऐसा काम किया जो नेशनल इमरजेंसी के खिलाफ है, तो मार्शल लॉ के खिलाफ है, मिलिट्री रूल के खिलाफ है, तो गलत होगा। हालांकि कभी हमको पता नहीं कैसा होगा, क्योंकि कभी भारत में मार्शल लॉ लगा ही नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर अ डिटेल्ड डेफिनेशन ऑफ मार्शल लॉ, बिल्कुल नहीं। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आपको सी पता होता तो सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इस तरीके से आप कर सकते थे। राइट टू बी फॉरगॉटन, इट इज अ पार्ट ऑफ राइट टू प्राइवेसी अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। राइट टू बी फॉरगॉटन बिल्कुल सही है। डिजिटल पर्सन, ये जो डेटा है 23 में आया था, प्रोवाइड्स अ स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क फॉर इंडिविजुअल्स टू रिक्वेस्ट डिलीशन ऑफ पर्सनल डेटा, बिल्कुल ये भी कर सकता है कि ये जो एक्ट है डीपी एक्ट 2023, ये स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क के मतलब एक कानून बनाया गया है स्टैट्यूटरी इन लोगों के लिए कि वो रिक्वेस्ट कर सकें कि मेरा पर्सनल डेटा आप डिलीट कर दो। अगर मैं कहूँ इस एक्ट के तहत फेसबुक से कि मेरा भैया डेटा डिलीट कर दो परमानेंटली, तो ये क्या हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट हैज़ रूल्ड दैट द राइट टू बी फॉरगॉटन इज एन एब्सोल्यूट राइट दैट ओवरराइड्स पब्लिक्स राइट टू इंफॉर्मेशन इन ऑल केसेस। क्या ऐसा है? बिल्कुल नहीं। एब्सोल्यूट राइट तो फंडामेंटल राइट्स होते नहीं हैं, ये आर्टिकल नंबर 21 है के अंतर्गत आता है, और फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ठीक है। प्रीएम्बल इज बेस्ड ऑन, अब प्रीएम्बल पे क्वेश्चन देखो आ गया। प्रीएम्बल इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस ड्राफ्टेड मूव्ड बाय नेहरू। ये क्या है कि बेस्ड ऑन मतलब इंस्पायर, तो बिल्कुल सही है। 81 टर्म सोशलिस्ट सेकुलर इंटेग्रिटी SIS 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इंदिरा गांधी गवर्नमेंट द्वारा ऐड किए गए थे,
बिल्कुल सही। प्रीएम्बल इज नॉन जस्टिसिएबल कि इसके, हाँ ये सही है कि प्रीएम्बल नॉन जस्टिसिएबल है कि आप सुप्रीम कोर्ट में जा करके इसमें, क्योंकि दोस्तों क्यों नहीं आप इसको इम्प्लीमेंट करवा सकते सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि ये एक फिलॉसफी है, इसमें डिटेल्ड कुछ लिखा ही नहीं है, तो इसीलिए नहीं करवा सकते। वरना कल को राइट टू इक्वालिटी जो दिया है इसमें कि इक्वालिटी, आप कहोगे कि मुकेश अंबानी और मुझे मेरी इनकम बराबर होनी चाहिए, तो अभी आप जो है करो, तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा पागल हो गए हो क्या, मैं किसी की इनकम आपको क्यों दे सकता हूँ, क्योंकि प्रियम्बल में तो लिखा है इक्वालिटी है, क्योंकि इक्वालिटी वो सिर्फ फिलोसफी के तम पे लिखी है, उसमें डिटेल प्रोविजंस तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं ना, तो हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। सिटीजनशिप एंड लॉस ऑफ स्टेटस डिप्रिवेशन कैसे हो सकता है, कि सिटीजनशिप में नागरिकता कैसे जा सकती है, ये दिया गया है इसमें। इट इज़ अ कंपल्सरी डिटर्मिनेशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप बाई सेंट्रल गवर्नमेंट। बिल्कुल टेम्पररी, कंपल्सरी, ऐसा है क्या? बिल्कुल। इट कैन बी अप्लाइड इफ अ सिटीजन हैज शोन डिसलॉयल टू कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति डिसलॉयल्टी है। कैसी डिसलॉयल्टी? उसने कहा कि मैं सेकुलरिज्म नहीं मानता हूँ, मैं हिंदूज को मार डालूंगा, मैं तो मुसलमान हूँ, या मैं प्रेसिडेंट को मार डालूंगा क्योंकि ये इस पर्टिकुलर हुआ, तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन पे तो आपको फेथ रखना पड़ेगा, रिलीजन से ऊपर जाना पड़ेगा आपको। सिटीजनशिप अक्वायर्ड बाय बर्थ कैन बी टर्मिनेटेड, हाँ बिल्कुल, कैन बी टर्मिनेटेड थ्रू प्रोसेस ऑफ डिप्रिवेशन, जी नहीं, अगर आपने बर्थ ली है, पैदा इसी धरती पे हुए हो, तो आपकी डिप्रिवेशन के तहत नहीं ले सकते। आप कहो तो मैं तो इलीगल इमिग्रेंट का, ये मेरे पापा इलीगल इमिग्रेंट थे, अपने पैदा में हो गया, तो भी नहीं, जी नहीं, तब तो आप, चूंकि पापा आपके इलीगल इमिग्रेंट थे, तो आपकी बर्थ मानी नहीं जाएगी, वो तो एक तरीके से चोरी मानी जाएगी कि आपने चोरी आपके पापा ने की, तो वो नहीं। तो फर्स्ट एंड सेकेंड 82 का बी है। 83 आ गया पार्लियामेंट्री सिटिंग्स, टर्मिनेशन ऑफ पार्लियामेंट्री सिटिंग्स पे। अब एडजर्नमेंट क्या होता है कि स्पेसिफिक टाइम के लिए, जी हाँ, और इंडेफिनिट टाइम के लिए सिनेडाई, सिनेडाई का मतलब है कि अब चूंकि लग गया कि अनंत काल के लिए, दोनों सही है। प्रोरोगेशन ये प्रेसिडेंट करता है, और सिटिंग करता केवल है कि मान लो विंटर सेशन चल रहा है, तो उसको हम उसमें कुछ सेटिंग मान लो अगर है, आज बैठक हुए तो आज हटाना उसको है, तो हाँ बोथ सिटिंग, सिटिंग नहीं, डिसोल्यूशन ये गलत है यहाँ पे, डिसोल्यूशन ये सिटिंग नहीं है, सेशन का होगा। डिसोल्यूशन टर्मिनेट्स द लाइफ ऑफ एग्जिस्टिंग हाउस, ये सही है। तो पहला दूसरा चौथा, पहला दूसरा चौथा सही है, तीसरा गलत है। क्या इसमें है यार, इसको जरा पढ़ना है। टर्मिनेट्स बोथ सिटिंग, अरे दोनों है यार, सिटिंग और सेशन, सॉरी हमने क्या सिटिंग ही पढ़ा था केवल, सेशन में तो लिखा है यहाँ पे दोनों, हाँ तो ये भी सही हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। मैंने केवल सिटिंग ही पढ़ा, क्योंकि सिटिंग केवल और केवल एडजर्नमेंट ही करता है, और सेशन जैसे विंटर सेशन हो गया, इसको प्रोरोगेशन, और डिसोल्यूशन तो कहता है बिल्कुल कंप्लीटली लोकसभा को ही डिसॉल्व कर दो, नया चुनाव करवाओ इस तरीके से, या फिर नया चुनाव, नई सरकार चुनो। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स पे क्वेश्चन है, इफ अ लेजिस्लेटिव काउंसिल रिजेक्ट्स एन ऑर्डिनरी बिल स्टेट में पास्ड बाय लेजिस्लेटिव असेंबली द बिल इज इमीडिएटली डेड, गलत, तो पहला गलत, पहला पहला बी एस का आंसर है 84। तो बहुत आसान क्वेश्चन था। असेंबली हैज़ द फाइनल पावर, लेजिस्लेटिव असेंबली हैज़ फाइनल पावर, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधानसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली, विधान परिषद या लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये तो इसके बराबर हो सकती है,
लेकिन ये इसके बराबर नहीं, क्योंकि ये यूजलेस है, इसके पास कोई पावर नहीं है। तो फाइनल वर्ड जो होता है लेजिस्लेटिव असेंबली का होता है। ठीक है, जॉइंट सेटिंग, अभी ये क्या है, इन केस ऑफ डेडलॉक असेंबली और काउंसिल में अगर, तो नो प्रोविजन फॉर जॉइंट सेटिंग। जी बिल्कुल, क्योंकि ये यूजलेस पावर है, केवल ये केवल और केवल एडवाइस देने के लिए है। ये ऐसी है जैसे कि पार्लियामेंट्री कमिटीज़ होती है ना, उसी तरीके से इसका कहीं ना कहीं रोल है। ये केवल खाली ये रिटायर्ड पॉलिटिशियंस को खुश करने के लिए बनाया गया है। काउंसिल कैन डिले, अब मान लो कोई अगर मंत्री चुनाव हार जाता है तो उसको ये कोई काबिल मान लो मंत्री नहीं मिल रहा है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को, तो उसमें किसी वो काबिल को काउंसिल के थ्रू बना सकते हैं विधायक। आर्टिकल 3 वर्सेस आर्टिकल 4, अब हाँ 4th, काउंसिल कैन डिले मंथ फॉर 3 इन फर्स्ट इंस्टांस एंड 1 मंथ इन सेकंड इंस्टांस। कि मान लो लेजिस्लेटिव असेंबली ने बिल पास किया और बाद में लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास बिल भेजा गया, तो पहली बार में वो 3 महीने के लिए वो बिल पे नो रिएक्शन कर सकते हैं। फिर दोबारा फिर भेजा गया, फिर वही बिल पास करके भेजा गया, तो अब दूसरी बार में सिर्फ 1 मंथ के लिए कर सकते हैं, टोटल 4 मंथ के लिए। अगर दोबारा भेजा गया तो उस पर पास हो जाएगा। पार्लियामेंट कैन इंक्रीज और डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट और नेम ऑफ एनी स्टेट विदाउट कंसेंट ऑफ स्टेट। बिल्कुल सही, स्टेट्स यूजलेस हैं इस मामले में। यूपी के अगर चाहो तो 500 टुकड़े कर दो तब भी कुछ यूपी सरकार नहीं कर पाएगी, तमिलनाडु के 50 टुकड़े कर दो तब भी कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि उनके पास पावर है ही नहीं। एनी लॉ मेड अंडर आर्टिकल 3 फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट एक्ट इज नॉट कंसिडर्ड अमेंडमेंट। जी बिल्कुल, ये भी सही है। तो क्या इसका क्वेश्चन होगा? बी, क्योंकि ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों सही हैं, लेकिन ये आपस में एक्सप्लेन नहीं करते दूसरे को। ठीक है, लॉजिक क्या है? स्टेटमेंट इज अ प्रोसीजरल फैक्ट बट इट डज नॉट एक्सप्लेन द सॉवरेन पावर मेंशन्ड इन स्टेटमेंट 1। ठीक, ये एक्सप्लेन नहीं करते हैं। फ्रीडम ऑफ रिलीजन पे है, राइट टू प्रोफिगेट अंडर आर्टिकल 25 ऑफ द इज अ फंडामेंटल राइट। गलत, कन्वर्ट नहीं कर सकते किसी को आप। हाँ बता सकते हो, फिर अगर उसका माइंड बदल गया तो अलग बात है। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस इज एन एब्सोल्यूट विन इनर फ्रीडम इज नॉट एन सब्जेक्ट टू एनी। बिल्कुल सही है। 86, कि मेरे जो दिमाग में मैं सोचूंगा कि कौन धर्म अच्छा है कौन बुरा है, ये मेरा एब्सोल्यूट है, अंदर मैं कुछ भी सोच सकता हूँ, लेकिन मैं कहूँ कल को सोच के फिर मैं किसी को कन्वर्ट करूँ, ये नहीं कर सकता हूँ। जिसको मानना है मैं उसको मानूंगा, चाहे इस्लाम मानना है, चाहे हिंदुज़म मानना है, चाहे क्रिश्चियनिटी मानना है, जो है वो मानूंगा। मान लो मैं बाहर से मुस्लिम हूँ लेकिन अंदर से मैं हिंदुज़म को मानता हूँ, दिमाग से। घर वालों के सामने मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, या मैं बाहर से हिंदुज़म हूँ, अंदर से मैं क्रिश्चियनिटी को मान रहा हूँ, क्राइस्ट को मान रहा हूँ मैं। तो ये है, स्टेट इज एम्पावर्ड टू रेगुलेट रेस्ट्रिक्ट इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिटिकल एक्टिविटी एसोसिएटेड। बिल्कुल सही है। तो ओनली 2, 86 का बी आंसर हो जाएगा इसका। याद रखना है कि आपको यहाँ पे ये देखना है कि ये करेक्ट पूछा नहीं, तो करेक्ट पूछा तो हाँ सही है। सेकुलरिज्म इंडिया में और वेस्ट में, मतलब यूएसए और फ्रांस में और जर्मनी वगैरह में, वर्सेस इंडिया में। अनलाइक वेस्टर्न सेकुलर, इंडियन सेकुलरिज्म डज नॉट मैंडेट एज स्ट्रिक्ट सेपरेशन। ऐसा नहीं है कि हम स्ट्रिक्ट सेपरेशन कर दें, हमें लगेगा कि हमें अगर इंटरवीन करना चाहिए हमारे समाज को अच्छा करने के लिए, जैसे ट्रिपल तलाक हो गया या फिर सबरीमाला केस हो गया, तो हम करेंगे इंटरफेयर। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। तो इसमें एक नहीं है तो काट दो उसको, करेक्ट पूछा गया है। इंडियन स्टेट कैन इंटरवीन इन रिलीजियस अफेयर्स टू ब्रिंग अबाउट सोशल रिफॉर्म्स लाइक एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। बिल्कुल सही है ये, इसमें नहीं है दो तो काट दो इसको। कॉन्स्टिट्यूशन परमिट्स द स्टेट्स टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एड, परमिट करता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एड।
कॉन्स्टिट्यूशन करता है। क्या ये है? हाँ बिल्कुल है ये। आर्टिकल 30 के तहत स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन ग्रांटिंग एड ऑन ग्राउंड अंडर मैनेजमेंट, ठीक है, बेस्ड ऑन रिलीजन, ठीक। डिलिमिटेशन एंड फेडरल इक्विटी 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 provides allocation of seats in Lok Sabha based on 1970 to protect states that implemented population control measures। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 88 का बिल्कुल सही बात है कि 1976 में जो 1971 में 1976 में इंदिरा गांधी सरकार ने 1971 वाला सेंसस फ्रोज कर दिया था और कहा था कि जिन जिन स्टेट्स ने पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर लिए हैं तो उनको कम से कम ये फ़ायदा हो, वरना फिर उन्होंने पॉपुलेशन भी कंट्रोल कर ली अपनी, उन्हें फ़ायदा भी नहीं हो रहा तो दिक्कत है। 84th अमेंडमेंट एक्ट 2001 एक्सटेंड्स दिस फ्रीज, बिल्कुल सही है। डिलिमिटेशन कमीशंस डिसीजंस रिगार्डिंग टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा आर सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू इफ दे फाउंड टू बी मैथमेटिकली डिस्प्रपोर्शन, गलत। 88 कि डिलिमिटेशन कमीशन का कोई रोल नहीं होगा इसमें। आर्टिकल द ऑर्डर्स ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन हैव टू बी फोर्स ऑफ लॉ कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट। डिलिमिटेशन कमीशन का डिसीजन जो होगा वो कैन नॉट बी चैलेंज्ड, ठीक है। दिस इज टू इंश्योर दैट इलेक्शन प्रोसेस इज नॉट स्टार्ट बाई लिटिगेशन, वरना होता क्या है कि लोग पेयल डाल के केस तारीख पे तारीख पता लगा चुनाव ही नहीं होने देंगे, और सरकार जो सत्ता में उस समय है वही पीआईएल अपने पार्टी मेंबर से डलवा के अपनी सरकार 5 साल की 50 साल कर लेगी, तो इसलिए किया गया था ये, ठीक। रिमूवल ऑफ जजेस, देखो फिर जुडिशरी पे हम लोग आ गए, क्योंकि यहाँ पे एक जज है वर्मा करके, उनको वो शायद हिस्ट्री के पहले जज हो सकते हैं जिनको हटाया जाए। अब मोशन फॉर रिमूवल मस्ट बी साइंड बाय एट लीस्ट 100 मेंबर्स लोकसभा में और 50 मेंबर्स राज्यसभा में, बिल्कुल सही है। तो 2 पहला नहीं चूंकि इसमें है, अब दूसरा इसमें भी है, तो ज़रूरत नहीं है। प्रेसिडेंट कैन पास द रिमूवल ऑर्डर ओनली आफ्टर द मोशन इज पास्ड बाई ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ओनली कैसे लगा दिया कि प्रेसिडेंट केवल रिमूवल ऑर्डर पास कर सकता है जब मोशन जो है सिंपल मेजोरिटी के साथ पास किया होगा, जी नहीं स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा पास किया गया हो। ये ओनली क्या होता है भाई? ये तो मतलब वही है कि 100 मेंबर थे, अब ये कह रहा है कि ओनली सिंपल मेजोरिटी द्वारा पास किया गया हो ईच हाउस द्वारा, कि मतलब 51 मेंबर ही पास करें। अगर उन्होंने कहीं ना कहीं अगर 67 लोगों ने पास कर दिया तो मैं नहीं पास करूँगा, तो गलत हो गया ना, इनकरेक्ट, थर्ड इनकरेक्ट हो गया। तो ये ए 87 का ए वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 90 राइट टू डिजिटल एक्सेस, दोबारा आ गया, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड राइट टू डिजिटल एक्सेस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21, बिल्कुल सही है। अब देखिए इससे क्या होता है कि आपके देखो रिवाइज टॉपिक हो रहे हैं, जो टॉपिक हमने एक डिस्कस किया था उसका दोबारा क्वेश्चन आ गया है ना। सेकेंड दिस राइट में, अब देखिए मुश्किल से 100 टॉपिक्स ही होंगे, मुश्किल से 50 टॉपिक्स ही होंगे जो साल भर न्यूज़ में रहे होंगे पॉलिटी के, तो करंट अफेयर के टॉपिक में इतने कवर करा दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी प्रीलिम्स एग्जाम में, ठीक है। दिस राइट मैंडेट्स दैट ऑल गवर्नमेंट सर्विसेज मस्ट प्रोवाइड नॉन डिजिटल अल्टरनेटिव्स टू इंश्योर दैट, कि ये राइट मैंडेट करता है कि ऑल गवर्नमेंट सर्विसेज सेवाएं जितनी भी हैं वो नॉन डिजिटल एक्सेस भी प्रोवाइड करें। अगर किसी चीज़ का डिजिटल एक्सेस है तो उसको हम
ऑफलाइन माध्यम से प्रोवाइड करें सभी सिटीजन्स के लिए, ये इंश्योर करने के लिए कि कोई वेलफेयर उसका वेलफेयर रुक ना जाए, ठीक है। वरना होगा क्या कि जिनको पता लगा रूरल में अगर इंटरनेट नहीं है तो फिर लोग उससे वंचित रह जाएंगे, तो ये भी सही है, लेकिन ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो यहाँ पे बी हो जाएगा। अब क्यों एक्सप्लेनेशन नहीं है यहाँ पे? This is logical consequence. However, the mandate for non-digital is policy tool to fulfill it is not definition or reason why, कि ये कोई रीजन नहीं है इसका कि अगर सरकार नहीं प्रोवाइड कराएगी तो ये आर्टिकल 21 नहीं रहेगा, मतलब आर्टिकल 21 का पार्ट नहीं रहेगा, ये कोई नहीं है। अगर सरकार को बोल दे कि भैया नहीं, हम तो डिजिटली ही प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि ऑफलाइन प्रोवाइड करना काफ़ी दिक्कत होता है और करप्शन को रोकने के लिए हम करेंगे कि हम डिजिटल ही करेंगे, ऑफलाइन नहीं करेंगे, तो क्या ये राइट टू, तो फिर क्या ये राइट टू डिजिटल एक्सेस, क्या ये गलत हो जाएगा क्या? नहीं, तो डिपेंडेंट नहीं है इस पर ना, ये वाला चीज़ एक्सप्लेन नहीं करता इसको, तो इसीलिए हमने बी लगाया ऑप्शन। 91 क्वेश्चन नंबर है, जुडिशियल इंडिपेंडेंस और इन्वेस्टिगेटिव पावर्स। Scientific tests such as narcoanalysis and lie detector tests cannot be conducted without explicit consent of individual। जब वो खुले होशो हवास में कंसेंट दे तभी कर सकते हो, क्योंकि ये वॉयलेट करता है आर्टिकल 23 कि अपने खिलाफ ही विटनेस होना, आर्टिकल 23 बोलता है, तो बिल्कुल सही है। राइट अगेंस्ट सेल्फ इम्यूनिकेशन अप्लाइज ओनली टू ओरल एविडेंस, डज नॉट एक्सटेंड टू इंट्रूसिव मेडिकल और साइंटिफिक रिपोर्ट। मतलब ये कहता है कि अगर मान लो मैं आपका फिंगरप्रिंट ले लूँ या कोई मेडिकल रिपोर्ट ले लूँ तो उस पर अप्लाई नहीं होगा राइट अगेंस्ट सेल्फ इनक्रिमिनेशन आर्टिकल 20 का सब क्लास 3। हाँ, केवल वोकल जो हम ओरली बोल रहे हैं मुंह से, केवल वही अप्लाई होगा, ये गलत है। ये भी अप्लाई होगा और ये वाला भी अप्लाई होगा, दोनों ही चीज़ें अप्लाई होंगी, क्योंकि दोनों चीज़ें आती हैं कि आप खुद के खिलाफ दे रहे हो, तो गलत हो जाएगा। ओनली लगा हुआ है तब तो आपको थोड़ा सा शकी नज़र से देखना चाहिए कि क्या सही स्टेटमेंट है, नहीं है, क्योंकि एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। अब दूसरा गलत अगर है तो ये सारे कट जाएंगे, तो सी ऑप्शन वैसे ही पहुंच जाओगे आप, लेकिन तब भी हम चेक कर लेते हैं। जुडिशरी हैज़ रूल्ड दैट, उसने कहा, जुडिशरी ने रूलिंग दी है कि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जितनी भी सीबीआई या जो एनआईए वगैरह है, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज मस्ट ओबटेन अ वारंट, जरूर, मस्ट का मतलब जरूर, वारंट बिफोर कंडक्टिंग डिजिटल सर्च ऑफ सस्पेक्ट्स पर्सनल मोबाइल डिवाइस टू प्रोटेक्ट। पता लगा मेरा मोबाइल एनआईए ने चेक कर लिया, अब मेरा उसमें हो सकता है कई सारे गर्लफ्रेंड के साथ चैटिंग हो, अब तुमने तो, तुम्हारा तरीका कुछ और था चेक करने का, लेकिन तुमको ये सारी डिटेल भी पता लग गई, अच्छा गर्लफ्रेंड से बात करते हो, तुम्हारे पापा को बताऊंगा, तो राइट टू प्राइवेसी का ये उल्लंघन है, इसलिए ओनली 1 and 3 स्टेटमेंट इज करेक्ट। 92nd क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल फॉर ऑल सिटीजन्स। बिल्कुल सही है कि एसोसिएशन बनाने की पावर है। द प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ डीपीएसपी अंडर आर्टिकल 23B। हाँ, ये भी है। The only parliament has a power to make laws regarding incorporation, regulation and winding up of cooperative societies regardless whether they operate in one state or other। नहीं, अगर 2 states या ज़्यादा तो उसमें सिर्फ पार्लियामेंट का रोल है, अगर केवल स्टेट में है तो स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है, तो इनकरेक्ट हो जाएगा। वैसे भी ओनली लगा है तो आपको सतर्क रहना चाहिए, तो ओनली 2 ऑप्शंस आर करेक्ट। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, देखो नेशनल कमीशन फॉर ने एससी के लिए क्वेश्चन था, अब माइनॉरिटी पे आ गया, तो सारे क्वेश्चन सब टॉपिक हम इंक्लूड कर लेंगे। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट्स इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वेयर एज नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी।
क्या आप इस बात से एग्री करते हैं, नहीं करते हैं? बिल्कुल सही। ये शेड्यूल कास्ट कॉन्स्टिट्यूशन माइनॉरिटी जो है ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। नेशनल कमीशन फॉर स्टैट्यूटरी शेड्यूल कास्ट हैज अ पावर टू इन्फोर्स इम्प्लीमेंटेशन। इनकरेक्ट। इन्फोर्स नहीं कर सकते हम लोग, केवल एडवाइस दे सकते हैं सरकार को। तो दूसरा वाला है कलेक्टर। थर्ड वाला ऑप्शन क्या है? एटलीस्ट 5 मेंबर्स ऑफ एनसीएम इंक्लूडिंग चेयरपर्सन मस्ट बिलोंग टू नोटिफाइड माइनॉरिटी कम्युनिटीज। बिल्कुल सही है। माइनॉरिटी के हो तो माइनॉरिटी के ही कम्युनिटी से कोई आना चाहिए, अदरवाइज फिर तो पर्पस ही सॉल्व नहीं होगा। उनको हमेशा शक रहेगी कि ये तो अपर कास्ट का है या नॉन माइनॉरिटी है, तो हमारा कैसे इंटरेस्ट सर्व कर सकता है, तो इसीलिए ये रखा गया है। अब वैसे भी इनके डिसीजंस जो हैं वो नॉन बाइंडिंग गवर्नमेंट पे है, तो गवर्नमेंट को कोई खतरा भी नहीं है। 94 ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। एन ऑर्डिनेंस कैन बी इशूड विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जस्ट लाइक एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। जी हाँ। एन ऑर्डिनेंस कैन बी यूज टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल नहीं। जी, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने के लिए दोनों राज्यसभा लोकसभा से पास होना जरूरी है। ऑर्डिनेंस क्या होता है कि जब कोई हाउस सेशन में नहीं है तब लाया जाता है ये, तो दोनों हाउस से पास करना, वो भी स्पेशल मेजोरिटी से, सॉरी सिंपल मेजोरिटी से पास कर सकते हो, लेकिन अलग अलग पास करना होता है। कौन सा? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट तो स्पेशल मेजोरिटी से ही पास करना होता है। पार्लियामेंट कैन इशू एन ऑर्डिनेंस इवन व्हेन ओनली वन हाउस। यस। तो ये आंसर इसका सही हो गया। गवर्नर के असेंट के लिए हम 2025 में क्लैरिफिकेशन मांगते हैं। इफ अ गवर्नर विथहोल्ड्स असेंट ऑफ बिल ही मस्ट रिटर्न टू द बिल टू स्टेट फॉर रिकंसिडरेशन एज सून एज पॉसिबल। हाँ, ये 7 क्वेश्चन हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि गवर्नर डज नॉट पजेस पॉकेट वीटो, मस्ट एक्ट ऑन अ बिल विद इन स्पेसिफिक टाइम फ्रेमवर्क। जी बिल्कुल। तो 95 का ए हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट सही है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 130th बिल, ये भी आई थिंक हो चुका है, डबल काउंटिंग हो गई क्या? बिल मैंडेट्स द ऑथेंटिक रिमूवल ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर इफ दे आर अरेस्टेड और डिटेन्ड फॉर 30 consecutive days। ये इसके ऑप्शंस गलत, इसके ऑप्शंस मतलब डिफरेंट है, तो सही है। द बिस अप्लाइज ओनली इफ द डिटेंशन इज फॉर ऑफेंस पनिशेबल विद 7 साल या ज़्यादा। 7 साल से ज़्यादा हो या 7 साल हो। गलत, 5 साल का है यहाँ पे, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। द बिल सीक्स टू अमेंड 75 इतना, हाँ ये भी सही हो जाएगा। खाली इसमें यही था, उसमें 3 साल था, इसमें 7 साल था, और जबकि रियलिटी में 5 साल का है। 5 साल ज़्यादा है तब होगा, मतलब अगर 6 साल का कोई ऑफेंस होता तो शायद इसके हिसाब से गलत हो जाए ना। तो ओनली 2 ऑप्शंस आर करेक्ट। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट। द एक्ट रिमेन्ड वक्फ उम्मीद एक्ट के तौर पे पास किया गया है, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी और डेवलपमेंट के लिए, तो करेक्ट। 97 इट मैंडेट्स इंक्लूजन ऑफ नॉन मुस्लिम एक्सपर्ट्स एंड वुमेन। नॉन मुस्लिम प्लस वुमेन, ये तो इंक्लूडेड नहीं थे पहले, अब इनको इंक्लूड करना मैंडेटरी हो गया है, तो ये हो गया। एक्ट एम्पावर्स डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। पहले वक्फ ट्रिब्यूनल के पास पावर थी, अब डीएम के पास पावर हो गई है, तो ये तीनों सही हैं। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 98 60 ईयर ओल्ड इनकम टैक्स को रिप्लेस करेगा ये इनकम टैक्स 2025 में जो आया है एक्ट। इसमें सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर्स है, इसलिए बिल्कुल सही है। द न्यू एक्ट चेंजेस द रेजिडेंस स्टेटस क्राइटेरिया फॉर इंडिविजुअल्स टू अ सिंगल कैटेगरी टू सिंप्लीफाई टैक्सेशन फॉर एनआरआईज के लिए, जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस रहते हैं उनके लिए। गलत, क्योंकि नॉन रेजिडेंट इंडियंस तो बाहर रहते हैं, वो कमाते हैं, तो उनका टैक्स नहीं होगा यहाँ पे। वो टैक्स क्यों देंगे वहाँ पे? अगर वो टैक्स देते हैं तो फिर वो कहेंगे भैया हम तो आया नहीं करेंगे यहाँ पे,
कमाए बाहर और टैक्स में यहाँ लो। इट कंसोलिडेट्स सैलरी रिलेटेड प्रोविजंस फॉर एग्जाम्पशंस लाइक HRA, ये सब। तो ये भी सही है, तो दोनों सही है इसमें। ये 2025 का जो एक्ट है ये रिटेन्स एग्जिस्टिंग 3 कैटेगरीज residents but not ordinary residents and non-residents to maintain stability in international tax treaties। ठीक। 99 क्वेश्चन नंबर है ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स मद्रास बार एसोसिएशंस कोर्ट रूल दैट द टेन्योर ऑफ ट्रिब्यूनल मेंबर्स शुड बी फिक्स्ड एट मिनिमम 5 years टू इंश्योर जुडिशियल इंडिपेंडेंस। हाँ, रिफॉर्म्स के लिए बात हुई है। कोर्ट एम्फसाइज दैट द एग्जीक्यूटिव कैन नॉट हैव डोमिनेंट रोल इन दी। कोर्ट ने कहा, हाँ तो वो तो कहेगी कि हमारे मेंबर्स की ज़्यादा डोमिनेंट रोल हो। कोर्ट तो कहेगा कि अगर कोई ट्रिब्यूनल में एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स हैं और जुडिशियल मेंबर्स हैं, वो तो कहेगा कि ये डोमिनेंट इसका डोमिनेंट रोल ना हो, डोमिनेंट रोल हमारा हो। वो तो अपनी मेंबर्स की बात करेगी, तो ये तो सही है। इट हेल्ड दैट सर्च कम सिलेक्शन कमेटी फॉर ट्रिब्यूनल्स मस्ट बी हेडेड बाई चीफ जस्टिस। कोर्ट तो कहेगा कि भैया हर जगह चीफ जस्टिस को ही लगा दो, पावर दे दो, तीनों की पावर है। पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज 2025 में सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट राइट डिजिटल एक्सेस इज अ फंडामेंटल राइट्स, ये भी सही है। कोर्ट हेल्ड दैट ऑल गवर्नमेंट वेबसाइट डिजिटल मस्ट कंप्लाई विद स्क्रीन रीडर। अब देखो क्वेश्चन अलग है लेकिन इसके ऑप्शन बदल गए, तो यही हमने किया है एक्सेसिबिलिटी गाइडेंस के लिए और ऑप्शन KYC नॉर्म्स के लिए, तो ये भी सही है। और दोनों का एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेन भी करता है कि ये एक्सप्लेन करता है कि डिजिटल एक्सेस होनी चाहिए। तो दोस्तों आज के टाइम पे आज के लिए इतने सवाल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 50 अदर क्वेश्चंस के साथ एकदम डिस्कस करूंगा मैं। तो थैंक यू वेरी मच, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं नए नए वीडियोस लेके आ सकूं आपके लिए।